हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और चैनल पर। तो देखिए, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे मूल अधिकार अपने भारतीयों के लिए कितने मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो देखेंगे पहले इसमें मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये संविधान के कहाँ से कैसे लिए गए हैं और इनका कहाँ से कहाँ तक वर्गीकरण किया है। तो मौलिक अधिकार हैं, ये देखो, भाग 3, संविधान के भाग 3 से लिए गए ये मौलिक अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद से कितने तक किया गया है। तो इनका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्गीकरण किया गया है मौलिक अधिकारों का। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मतलब कौन कौन से मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखेंगे, पहले हम बात करते हैं, ये देखते हैं भाग 3, बता देते हैं ये भाग 3। ठीक है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, तो भारतीयों के लिए संविधान के अनुसार जब संविधान लागू हुआ था तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार है जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया है, हटा दिया गया है, वो है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जब 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है। तो देखते हैं, नंबर 1 पे देखेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसमें देखेंगे इसमें क्या आता है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो समानता का अधिकार, अब देखो बात करेंगे 12 से, मतलब 12 और 13 के बीच में, तो उसका संघ का उसका वर्गीकरण किया गया है। अब बात करेंगे हम 14 के, आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या आता है तो 14 के अंतर्गत आता है विधि एवं कानून। विधि एवं कानून, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत ये विधि एवं कानून आता है। तो इसमें क्या है, विधि संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून एक जैसा है, चाहे वह अमीर है या गरीब है, चाहे अगर मतलब मान लीजिए कोई लेडीज है, अगर कोई अपराध करती है तो उसके लिए कोई अलग से कानून बनकर नहीं आएगा, बस वही इसी के अंतर्गत वही कानून है। अगर कोई व्यक्ति आदमी है वो क्राइम करता है तो वही उसके अंतर्गत भी वही कानून आएगा। तो नंबर 1 तो आता ही, मतलब 14 के अंतर्गत आता है विधि एवं कानून। और आगे बात करते हैं 15 के अंतर्गत आता है, 14 के अंतर्गत तो विधि एवं कानून हो गया ये। ठीक है, अब 15 के अंतर्गत आता है मूल वंश, जाति एवं निवास स्थान में भेदभाव। जाति एवं निवास में भेदभाव। ठीक है, आर्टिकल 15 के अंतर्गत देखेंगे मूल वंश, जाति एवं निवास में भेदभाव। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि भारतीय नागरिकों की असमानता होती है, जैसे मतलब कोई किसी नीची जाति का है, कोई ऊंची जाति का है, तो ये जातिवाद को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है, किसमें, आर्टिकल 15 के अनुसार। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 16, अनुच्छेद 16 में क्या है। तो 16 में, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ये बताया गया है कि 16 के अंतर्गत पद। ठीक है, तो पद में ये है कि 16 के अंतर्गत जब किसी भी प्रकार का कोई वैकेंसियाँ निकलती हैं तो पद में सभी के लिए समानता है। ये नहीं कि ये ऊंची जाति का है मतलब तो उसके लिए, या कोई बड़ा व्यक्ति है उसके लिए अलग से कोई पद का प्रावधान किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, अगर इसमें ये सोच रहे होंगे आप कि वैकेंसियों में SC ST और मतलब OBC क्या होता है, इसमें SC और ST और OBC इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके जो मतलब 16 आर्टिकल है इसके अंतर्गत ये आते हैं, लेकिन ये नहीं आती हैं SC OBC, मतलब ये नहीं आते हैं, इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। तो और आगे बात करते हैं 17, आर्टिकल 17 के अंतर्गत क्या आता है। तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत में ये बताया जाता है कि जैसे अस्पृश्यता,
अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब जानते हो? छुआछूत। छुआछूत। तो इसके अंतर्गत ये है कि अपने मतलब आज से बहुत समय पहले भारत के अंतर्गत जो संविधान लागू नहीं हुआ था तो अस्पृश्यता बहुत थी। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। जैसे कोई समाज में रहते हैं तो कोई नीची जाति का व्यक्ति है या मतलब कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए बिल्कुल छुआछूत मतलब अस्पृश्यता माना जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आज से कुछ समय पहले जिन लोगों ने अपना जीवन यापन किया है तो बिल्कुल एक तरह से नरक में जीवन यापन किया है, लेकिन आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता बिल्कुल ही समाप्त कर दी गई है। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी की मतलब सम्मान का हनन करता है या किसी को मतलब गलत व्यक्ति उससे देखता है तो वह कानून का रास्ता अपना सकता है वो व्यक्ति, ठीक है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। तो ये कौन से आर्टिकल के? आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। और आगे बात करते हैं आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 में देखेंगे, इसमें यह है आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत इसके अंतर्गत समझते हैं कुछ। उपाधियों का अंत क्या है? जब अपना ये संविधान लागू नहीं था, अंग्रेजी शासन था, उससे पहले तो उन्होंने ये था उपाधियाँ। उपाधियों का मतलब समझते होंगे कि जैसे उन्होंने किसी व्यक्ति के लिए, भारतीय व्यक्ति के लिए सर की उपाधि दे दी या मतलब नाइट की उपाधि देती, नाइटहुड की उपाधि देती। तो इससे क्या है, अपने समाज के अंतर्गत तो जिसे किसी व्यक्ति को अधिक सम्मान मिल जाता है तो उसके अंदर एक तरह से घमंड पैदा हो जाता है कि किसी को सर कहने लगे या मतलब किसी को नाइटहुड की उपाधि मिल गई। तो ये अंग्रेजों की उपाधियाँ थीं, तो उन उपाधियों को आर्टिकल 18 के अंतर्गत बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। हाँ, अगर जब संविधान लागू हुआ था तो ये प्रावधान किया रखा गया था कि अभी उपाधियों को व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति काम करता है तो सम्मान पाने के लिए या मतलब ऊंचे स्तर पर पहुंचने के लिए काम करता है, तो उन्होंने कहा कि ये उपाधियां हम नाइटहुड की है, मतलब सर की उपाधियां है या नाइट की उपाधि है, इनको ख़त्म करके हम अपनी तरफ से जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण की उपाधि है, इन आदि के लिए लागू कर सकते हैं। तो उन्होंने इनका प्रावधान किया था, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये तो थी आर्टिकल 18 तक की बात है, ठीक है। तो इसमें ये मतलब समानता के अधिकार में आते हैं। और चलो आगे बात करते हैं, इसमें देखेंगे आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 पर देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, देखो ये अगर याद नहीं हो तो याद करने का एक तरीका बताते हैं। जैसे नंबर 14 पर क्या है? विधि एवं कानून। और 15 पर क्या है? मूल, वंश, जाति एवं निवास। 16 पर क्या है? पद। 17 पर अस्पृश्यता और 18 पर उपाधियों का अंत। 18 का मतलब ऊ से आ, 18 है ना। तो क्या है? उपाधियों का अंत। और आगे बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 में देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो इसके अंतर्गत मतलब ये आर्टिकल 19 से शुरू होता है। आर्टिकल अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 19 से देखेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट रखे गए हैं, जैसे ए बी सी। तो देख लेते हैं ए में क्या है। 19 ए में, 19 ए में क्या क्या किया गया है। तो 19 ए के अंतर्गत, आर्टिकल 19 ए के अंतर्गत बताया गया है नंबर 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत देखो इसमें क्या है, 19 ए की बात चल रही है अभी, 19 ए की। तो 19 ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और मतलब इसमें आरटीआई की, आरटीआई की वो प्रावधान इसी के 19 ए के अंतर्गत किया गया है। और इसमें आरटीआई के साथ साथ झंडा फहराने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता।
झंडा फहराने की स्वतंत्रता क्या है, इसके अंदर देखो आरटीआई, ये अगर ये प्रश्न आ जाए कई एग्जाम में, ये भी आ जाता है कि मतलब सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था। तो ये सूचना का आरटीआई है, ये लागू किया गया था 2005 में, 2005 में, ठीक है। और ये झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ये मतलब जब संविधान लागू हुआ था तब तो नहीं किया गया था, लेकिन इसे बाद में संशोधन के बाद में किया गया है। तो ये बाद में संशोधन करने के बाद में इसमें ये किया गया है कि सन 2004 में उस समय ये मतलब झंडा फहराने की अनुमति दे दी गई। तो उस समय अगर बात की जाए कि 2004 और 5 में जब आरटीआई लागू हुआ था, या मतलब झंडा फहराने की अनुमति दे दी गई थी, स्वतंत्रता दी गई थी, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे तो वे थे एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, याद रखेंगे इसके ऐसे ही। तो ये तो बात चल रही थी ए की। अब बात करते हैं वी की। 19 में 19 में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो 19 के अंतर्गत हम बात करेंगे इसमें बिना शस्त्र के घूमना, जैसे मान लीजिए बिना शस्त्र का मतलब ये है कि हम कहीं भी जा सकते हैं बिना शस्त्र के, ठीक है, बिना शस्त्र के हम कहीं भी घूम सकते हैं, ये नहीं है कि मतलब कोई हमारे लिए रोके। और सी में प्रावधान ये किया गया है कि संघ बनाना या संगठन बनाना, इसमें ये प्रावधान किया गया है 19 के सी में ये संगठन बनाना, हम मतलब संविधान के अनुच्छेद 19C के अनुसार हम कोई भी अपना संगठन बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, कोई भी कहीं भी कोई सभा कर सकते हैं, किसी मतलब बोल सकते हैं। और हमारे लिए मतलब ये पूरी तरह से स्वतंत्रता है संगठन बनाने की। ये नहीं मतलब इससे संगठन से किसी मतलब कोई हित में किसी के अहित में हो, बल्कि ये समाज के हित में होना चाहिए। और ये नहीं कि अपना कोई संगठन बना रहा है, सम्मान मतलब वो कर रहे हैं तो उसमें कहीं जैसे रोड जाम कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है, ये कानून के विरुद्ध होता है, ठीक है। और अगर ABC हो गया, अब बात करते हैं डी की। डी में क्या है, आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है, जैसे संविधान के अनुच्छेद 19D के अंतर्गत हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं और चल फिर सकते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 19D के अंतर्गत हम कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। तो और अगर बात आती है ई की, तो ई के अंतर्गत हम संविधान के अनुच्छेद 19E के अंतर्गत निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत ये आता है कि अभी हम यहाँ रह रहे हैं और इसके बाद में हम दूसरे स्थान पर अपने भारत के अंदर ही किसी दूसरे प्रदेश में जाकर भी रह सकते हैं, वहाँ हमारे लिए ये कोई रोक नहीं सकता है। और चाहे कोई भी व्यक्ति है दूसरे एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर रह सकता है, लेकिन अभी से कुछ समय पहले ये जम्मू कश्मीर में के लिए प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में अब तो वहाँ भी हम जाकर रह सकते हैं क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो अब आगे बात आती है ए बी हो गया, सी हो गया, डी ई और एफ। एफ के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 19F के अंतर्गत क्या था, संपत्ति का अधिकार, क्या था, संपत्ति का अधिकार। लेकिन वो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ से हटाकर 300A संविधान के अनुच्छेद जो कानूनी अधिकार है 300A उसके अंतर्गत पहुंचा दिया गया है। ये क्या, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, चलो छोड़िए, इसे जरूरत क्या लिखने की। तो अब आगे बात आती है जी की, ठीक है। जी में क्या है, रोजगार या व्यापार की स्वतंत्रता, रोजगार या व्यापार की स्वतंत्रता, रोजगार या व्यापार की स्वतंत्रता। देखो इसी मतलब संविधान के अनुच्छेद 19G के अंतर्गत ये आता है
कि हम अपनी जीविका आजीविका चलाने के लिए कोई भी रोजगार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई व्यापार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें समाज का हित होना चाहिए। ये नहीं कि हमने मतलब चरस का काम शुरू कर दिया या मतलब अफीम का काम शुरू कर दिया, इसमें क्या है, समाज में का अहित नहीं होना चाहिए, समाज का हित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का कोई रोजगार भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, और व्यापार भी कर सकते हैं। तो ये संविधान के अनुच्छेद 19 जी के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो अब आगे बात करती है, ये तो देखो बात थी 19 ए की, ठीक है, 19 संविधान, सॉरी, अनुच्छेद 19 की। तो चलो आगे बात करते हैं। देखिए 19 की, अब देखो, अब बात आती है 20 की, अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या बताया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 में ये मौलिक अधिकार हैं, उनमें से अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद इतने हैं, उनमें से 20 और 21 ये है कि व्यक्तियों के हमेशा हित में रहता है। संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 हमेशा हित में रहता है। तो इसमें देखेंगे 20 में क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत इसमें किसी भी व्यक्ति पर, कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसका अपराध जब तक सिद्ध ना हो तब तक उसे दोषी ना ठहराया जा सकता। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं बताया जा सकता, जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए, ठीक है, सिद्ध ना हो जाए। किसके अंतर्गत बताया गया है, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत बताया गया है कि किसी व्यक्ति को तब तक हम अपराधी नहीं करार नहीं दे सकते जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। तो देखें, और इसके अंतर्गत एक प्रावधान और किया गया है 20 के अंतर्गत, किसी भी व्यक्ति के लिए उसी, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपराध के, जैसे मतलब उसका अपराध है उसी के आधार पर सजा मिलना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया आज से 6 महीने पहले, तो माना कि एग्जाम्पल के तौर पर उसने 2019 में कोई मर्डर किया किसी व्यक्ति ने, ठीक है। तो इस समय 2019 में उसकी, इसकी मतलब हत्या की जो सज़ा थी, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं अभी, वो थी 6 महीने, ठीक है। अब मतलब केस उसका पहुंच गया कोर्ट में, कोर्ट में पहुंचने के बाद में, ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट में रोजाना के रोजाना केस सॉल्व हो जाते हों, तो वहाँ समय लग जाता है, सालों से गुजर जाती है, कई सालें गुजर जाती है। अब उसका फाइनल डिसीजन जो निकल के आया 2019 वाले का, वो आया 2021 में, ठीक है। तो 2021 में उसका डिसीजन आएगा, तो इस समय जो इसका नियम था, सजा का नियम था, वो था 6 महीने। लेकिन अब जो 2021 में इसका डिसीजन मतलब निकल के आया केस का, तो उसका अब यहाँ सजा हो गई 10 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ 10 वर्ष हो गई। तो उस व्यक्ति को लिए जिस समय उसने अपराध किया, 2019 में, उस समय ये सजा थी 6 महीने, तो उसके लिए सजा इसके अनुसार 6 महीने की ही देनी होगी। ये नहीं है कि आज जो वर्तमान समय का रूल है तो 10 साल का है, तो उसके लिए उस व्यक्ति के लिए जिस समय जो अपराध किया है उसी समय की सजा मिलनी चाहिए। और अगला पॉइंट है कि उस व्यक्ति के लिए, ये तो हो गया ये कि जैसे मतलब उस व्यक्ति को एक बार सजा मिलना, एक अपराध की सिर्फ एक ही बार सजा मिलना। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत चल रहा है वर्तमान में अभी, ठीक है। तो क्या है, एक अपराध की एक ही बार सजा मिलना,
सजा मिलना। ठीक है, ये नहीं किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उसको एक बार सजा मिल गई तो बस, अगर अगली बार अपराध करेगा तो अगली बार दोबारा सजा मिलेगी, फिर अपराध करता है तो फिर सजा मिलेगी। ये नहीं कि एक बार तो अपराध किया उसने और बार बार पुलिस आई बिठा के गाड़ी मिलेगी दोबारा सजा दे रही है उसके लिए, ऐसा नहीं है। कौन से, ये संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में। ठीक है, 21 के बारे में क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है, ये एकमात्र अनुच्छेद ऐसा है कि देश में किसी भी प्रकार की कोई स्थिति हो लेकिन ये अनुच्छेद मतलब ये अधिकार छीना नहीं जा सकता व्यक्ति से। तो इसमें क्या है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, तो इसमें क्या है, जीवन जीने के अधिकार में क्या बताया गया है, जीवन जीने के अधिकार में व्यक्ति के लिए किसी भी देश में किसी भी प्रकार की कोई स्थिति है लेकिन उसको अपने जीवन जीने का पूरी तरह से अधिकार है। और देखिए इसमें जीवन जीने के अधिकार में कुछ प्रावधान और बदलाव कर दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत ही ये बताया गया है कि इसमें एनजीटी का भी प्रावधान किया गया है। इसका मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब ये है कि जीवन जीने के अधिकार में बहुत सारी मतलब कलाएँ आती हैं, जैसे मतलब साफ जल होना चाहिए, साफ और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। तो ये 2010 के अंतर्गत संविधान में जब संशोधन किया गया था तो 2010 के अंतर्गत ये जोड़ दिया गया है कि वातावरण साफ व स्वच्छ। ठीक है, इसमें क्या है, एनजीटी के अंतर्गत ये बताया जाता है कि जैसे उस जहाँ व्यक्ति का जीवन मतलब वातावरण हो, ऐसा वातावरण हो वहाँ वातावरण साफ रहना चाहिए। जीवन मतलब जहाँ लोग रहते हों, बस्ती हों या शहर हो, उस स्थान पर वातावरण साफ होना चाहिए। जैसे मतलब एनजीटी के अंतर्गत 2010 में ये मतलब इसका प्रावधान मतलब वो किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति पर्यावरण की प्रदूषित कर रहा है, लेकिन आजकल तो क्या है, पर्यावरण को प्रदूषित करने में हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, भाग ले रहा है कि कहीं कोई पीछे न रह जाए प्रदूषित करने में। लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए इससे, ताकि पर्यावरण दूषित ना हो सके। ठीक है, तो इसमें एनजीटी के अंदर 2010 में ये प्रावधान किया गया है कि जिस प्रदेश में अगर ये पर्यावरण अधिक प्रदूषित हो रहा है तो उस प्रदेश के सीएम के लिए सूचना दी जाएगी कि तुम्हारे प्रदेश में ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सीएम वहाँ से मतलब डिसीजन लेगा। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत बताया है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये बताया गया है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही इसमें एक और जोड़ दिया गया है, जीवन जीने के अधिकार के साथ ही साथ कंपलसरी कर दिया गया है इसमें राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा के अधिकार में जैसे मान लीजिए इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है कि मतलब जीवन जीने का अधिकार है तो हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। और अगर शिक्षित है तो कैसे, मतलब शिक्षा के द्वारा ही तो शिक्षित होगा। तो शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है 2004 में। ठीक है, तो 2004 के अंतर्गत ये दिया गया है। तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आगे बात करते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 22 में देखेंगे
अनुच्छेद 22 में क्या बताया गया है? देखो, संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बताया गया है गिरफ्तारी, इसमें गिरफ्तारी एवं नजरबंदी की स्थिति में संरक्षण, गिरफ्तारी एवं नजरबंदी की स्थिति में संरक्षण, इसमें क्या है? तो देखो, गिरफ्तारी एवं इसमें ये बताया गया है कि मतलब अगर कोई भी, जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रही है, एक आपकी गिरफ्तारी की जा रही है, तो आप नंबर 1 सबसे पहले प्रावधान किया गया कारण। आप उससे पूछ सकते हैं कि कारण क्या है, हमारे लिए क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या हम जान सकते हैं इसके बारे में? तो आप इससे पूछ सकते हैं। लेकिन और अगला है, उसके बाद में अगर पुलिस आपको गिरफ्तार भी कर ले जाती है और कर ले जाने के बाद में आपको 24 घंटे से अधिक आपको बंद नहीं रख सकती थाने में, ठीक है? वे थाने में बंद नहीं रख सकती। इस संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बताया है 24 घंटे से अधिक वह आपको थाने में बंद नहीं रख सकती। और अगला प्रावधान ये है कि आपको अगर वो पुलिस ले भी जाती है और 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकती, और ऐसी स्थिति में आपके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप कानून संबंधी सलाह लेना, कानून संबंधी सलाह लेना, ठीक है? तो इसमें क्या है, कानून संबंधी सलाह भी आप ले सकते हैं। इसके अंतर्गत ये है, हम मतलब पुलिस ले जाती है तो उस आप अपना वकील भी कर सकते हैं, या मतलब छुड़ाने के लिए कानून संबंधी कोई सलाह एक दूसरे से वहाँ ले सकते हैं। तो ये तो बात है अनुच्छेद 22 के बारे में, ठीक है? अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद मतलब 23 के बारे में। 23 क्या है? तो इसके अंतर्गत तो ये देखो, ये बात आ जाएगी 3 की, ठीक है? मतलब मौलिक अधिकार 3 के बारे में। तो ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी मतलब पहले समझाया था समानता का अधिकार, फिर दूसरी बात मतलब दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, अब तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, ठीक है? किसी भी व्यक्ति का, हम इस देश में रह रहे हैं, हम सब भारतवासी हैं, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। तो नंबर 1 इसके अंतर्गत ये मतलब अनुच्छेद 23 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। 23 के अंतर्गत इसमें बताया ये गया है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसका नंबर 1 उस व्यक्ति का मानव के बलात् श्रम या मानव के बलात् श्रम या दुर्व्यापार की स्थिति, ठीक है? इसमें क्या है, मानव के बलात् श्रम, किसी भी व्यक्ति से
संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति से हम जबरदस्ती कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करा सकते। और इसे चाहे मतलब और जैसे ये नहीं है कि ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते और काम कराने के बाद में दुर्व्यापार का अधिकार, जैसे मतलब हमारे लिए किसी भी व्यक्ति का व्यापार करने का अधिकार नहीं है। ये नहीं है कि मतलब अधिकतर स्थानों पर होता है कि व्यक्ति बेच दिए जाते हैं ना, तो ऐसा ये अधिकार हमारे लिए बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। और अगला पॉइंट है इसका, दो के भाग हैं इसके, तो मानव के बलात्श्रम या दुर्व्यवहार का अधिकार है। और अगला है जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम अवस्था वाले बच्चे हैं, उन पर 14 से कम अवस्था वाले बच्चे, उन पर हम किसी प्रकार का कोई काम नहीं करा सकते। तो ये मतलब अगर इसका काम किसी कहीं ये पकड़े भी गए तो इसके लिए कुछ दंड भी रखा गया है। ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि 14 वर्ष की अवस्था से कम के बच्चे हैं, उन पर किसी भी कारखाने में कोई भी काम नहीं करा सकते हम। ठीक है। तो ये मतलब भाग 3 हो गए, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अब बाद मतलब आगे के जो बाकी बचे हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है और समय भी काफ़ी पर्याप्त हो चुका है। तो इस समय समथिंग 2 सवा 2 बजने वाले हैं, तब तक देखते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ठीक है। अब वीडियो भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, अगले जो रह गए कुछ उनकी बात करेंगे अगले वीडियोज में। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।